हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल में। हम क्लास 10th की ज्योग्राफी के फर्स्ट चैप्टर रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट को पढ़ रहे हैं। तो आइए इस चैप्टर को हम आगे बढ़ाते हैं और हम पढ़ते हैं डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज इन इंडिया। इसके पहले हम रिसोर्सेज के टाइप्स के बारे में बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। अब हम जानेंगे कि रिसोर्सेज का डेवलपमेंट इंडिया में किस तरह हो रहा है और ये क्यों ज़रूरी है। और इसके बाद हम ये जानेंगे कि इन रिसोर्सेज के डेवलपमेंट में क्या कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट भी है, क्या इसमें कुछ चैलेंजेस भी आ रहे हैं, हम इनके बारे में जानेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में पहला टॉपिक है कि नेसेसिटी ऑफ रिसोर्सेज। किसी भी कंट्री के लिए, हम बात इंडिया की कर रहे हैं, लेकिन हम देखें तो किसी भी कंट्री के लिए रिसोर्सेज का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे हर काम ही कहीं ना कहीं रिसोर्सेज पे टिके हुए हैं। अगर आप अपने घर में चेयर पे बैठे हो तो वो चेयर भी कहीं फॉरेस्ट से लकड़ी ली गई है, उससे बन के आया है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, बुक कॉपी आपके पास है, तो वो भी किसी न किसी ट्री से के मटेरियल से बना हुआ है। ठीक है, तो इस तरह हम देखते हैं कि हमारे लाइफ में रिसोर्सेज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये सिर्फ हमारे डेली यूज के लिए नहीं है, एक कंट्री के डेवलपमेंट के लिए भी। क्योंकि आपको पता है कि कंट्री क्या करती है, कंट्री का जो इकोनॉमी होता है वो इंटरनल इकोनॉमी के साथ साथ एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे भी काफी कुछ डिपेंड करता है। कंट्री अपने यहाँ से बहुत सारी चीजें एक्सपोर्ट भी करती है, और जो कंट्री जितना ज्यादा एक्सपोर्ट करती है उसकी इनकम उतनी ही ज्यादा होती है एक्सटर्नल। तो इस तरीके से रिसोर्सेज का होना ये बहुत ही जरूरी है एक कंट्री, एक स्टेट या एक रीजन के डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था कि नेसेसिटी। सेकेंड है नीड्स एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशनल चेंज। नीड्स एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशनल चेंजेस। हाँ, बिल्कुल सही है, क्योंकि रिसोर्सेज कैन कंट्रीब्यूट टू डेवलपमेंट ओनली व्हेन दे आर अकम्पनीड बाय एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशनल चेंजेस। रिसोर्सेज हमारे कंट्री के डेवलपमेंट में तभी पार्ट कर सकती हैं, तभी कंट्रीब्यूट कर सकती हैं जब हमारी टेक्नोलॉजी भी इसके साथ साथ इम्प्रूव हो। टेक्नोलॉजी को हम रिसोर्सेज के साथ साथ इम्प्रूव कर सके। जैसे आपने नाम सुना होगा ग्रीन रेवोल्यूशन का, और आप इकोनॉमिक्स में आप पढ़ भी रहे होंगे इसके बारे में। स्टूडेंट्स, ग्रीन रेवोल्यूशन में आपने क्या देखा? ग्रीन रेवोल्यूशन में आपने देखा कि अचानक से एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में रिवोल्यूशनरी चेंज आ गया। उसको हम ग्रीन रेवोल्यूशन कहते हैं, क्योंकि मॉडर्न मेथड्स ऑफ फार्मिंग का इस्तेमाल करने लगे, लोग मशीनरी का यूज करने लगे। ठीक है, तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं? यहाँ हमने देखा कि एक किसान जिसकी इमेज हमारे मन में है कि बैलों को लेकर के हल चलाता हुआ, खेत को जोतता हुआ, और अब हम देख रहे हैं कि मशीनरी का इस्तेमाल हो रहा है, ट्रैक्टर का यूज हो रहा है। यानी टेक्नोलॉजी बढ़ी तभी वो सॉइल उसी सेम जमीन से हमें अच्छी खासी फसल मिलने लगी। ठीक है, तो हालांकि इसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी हुए, लेकिन फसल तो बढ़ी। ठीक है, इसीलिए जब सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ तो उन चीजों पे ध्यान दिया गया कि जो फर्स्ट ग्रीन रेवोल्यूशन के जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स है उनको दूर किया जा सके। ठीक है, तो ये हम देखते हैं कि रिसोर्सेज हमारे कंट्री के डेवलपमेंट में तभी कंट्रीब्यूशन दे पाएंगी जब हम उसके साथ साथ अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी भी रखें और थोड़े बहुत अपने सिस्टम में चेंजेस भी करते रहें उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, थर्ड है हमारा पॉइंट क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। ऑफ कोर्स, रिसोर्सेज क्या होते हैं और रिसोर्सेज कैसे बनते हैं? कोई भी चीज, सॉइल जो ऐसे ही पड़ी है, सॉइल ऐसे ही पड़ी है तो वो रिसोर्स है, लेकिन उसका जब रिसोर्स का डेफिनेशन क्या है? जब तक वो हमारे यूज में ना आए वो रिसोर्स नहीं है। तो जो चीज यूं ही पड़ी है, हमारे इस्तेमाल में नहीं आ रही है, लेकिन जब वही चीज यूज में आने लगती है तो वो रिसोर्स बन जाती है। तो वो यूज में कैसे आती है? ह्यूमन लेके आते हैं उसको, अपने स्किल, अपने नॉलेज से, अपने तरीकों से उसको ह्यूमन यूज में लाती है। यानी ह्यूमन बीइंग्स जो हैं वही चीजों को रिसोर्सेज बनाते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज होनी चाहिए, और नहीं भी होती है तो धीरे धीरे ये डेवलप हो जाती है। इसीलिए यही वजह है स्टूडेंट्स कि गवर्नमेंट्स जो है वो स्किल डेवलपमेंट पे बहुत ज्यादा फोकस कर रही हैं, काफी फोकस कर रही हैं कि स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए, क्योंकि पॉपुलेशन जो होती है वही एक कंट्री की ताकत होती है, वही एक कंट्री का स्ट्रेंथ होता है। ठीक है, मजबूती होती है, और वो जितना स्किल्ड होगी, जितनी बेहतर होगी, उतनी ही बेहतर एक कंट्री आगे बढ़ पाएगी।
तो स्टूडेंट्स, रिसोर्स डेवलपमेंट ऑल्सो इन्वॉल्व द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। और आप जानते हैं कि ह्यूमन भी रिसोर्सेज हैं, ह्यूमन खुद भी रिसोर्सेज हैं, आपको पता है। तो इन इन ह्यूमन रिसोर्सेज की भी क्वालिटी जो है, जो इसका जो तरीका है, इसका जो स्किल है, वो भी कहीं ना कहीं रिसोर्स डेवलपमेंट में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रखता है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, इम्पोर्ट फॉर नेशंस, इम्पोर्टेंट फॉर नेशंस इकोनॉमी। इम्पोर्टेंट फॉर नेशंस इकोनॉमी यानी इतनी सारी चीजें देखने के बाद हम समझ पाते हैं कि नेचुरली रिसोर्सेज का होना, रिसोर्सेज का डेवलप होना, यानी रिसोर्सेज का सही तरीके से यूज होना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और ये हमारे कंट्री के इकोनॉमी के लिए भी अच्छी है। आपको पता है कि नवंबर 2000 में बिहार से झारखंड सेपरेट हो गया। जैसे ही बिहार से झारखंड सेपरेट हुआ तो मिनरल्स का एक जितना भी बहुत बड़ा पार्ट था, मतलब मेजर पार्ट जो था, वो बिहार से अलग हो गया। यानी बिहार के जो कुछ रिसोर्सेज थे काफी अच्छे, वो बिल्कुल अलग हो गए। यानी इंडस्ट्रियल एरिया पूरा का पूरा हमारे हाथ से चला गया, वो एक अलग स्टेट बन गया। तो आप देखिए कि जब वो चीजें हमारे यहाँ थी और आज भी होती तो हम काफी हद तक डेवलप और ज्यादा कहे जा सकते थे। आज के डेट में बिहार को थोड़ा सा डिप्राइव्ड वे में देखा जाता है। हालांकि अब ये चीजें खत्म हो रही हैं, अब ये चीजें टूट रही हैं, हम लोग भी आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन आप सोचिए कि अगर वो इंडस्ट्रियल एरियाज, अगर वो मिनरल एरियाज हमारे यहाँ होते, बिहार में होते, तो ये और तेजी से आगे बढ़ता। तो ये क्या बताता है कि रिसोर्सेज का होना और रिसोर्सेज का डेवलप होना एक कंट्री, एक नेशन या एक स्टेट की इकोनॉमी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है। ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट्स, अब इतना जानने के बाद अब हमें ये जानना है कि ठीक है, ये सारी चीजें तो इंपॉर्टेंस रखती हैं, लेकिन क्या इनके रूट में, इनके रास्ते में या इसकी वजह से कुछ नेगेटिव चीजें भी आ रही हैं, यानी क्या कुछ चैलेंजेस भी हैं? अब हम इसके बारे में जानेंगे। तो स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि हर चीज के दो पहलू होते हैं और हर चीज के रास्ते में चैलेंजेस भी आते हैं। जैसे अभी देखो, आपके बोर्ड एग्जाम के रास्ते में चैलेंज है, आपके बोर्ड एग्जाम का सिलेबस कवर होना स्टार्ट हो गया है और आप घर में बैठे हो, आप स्कूल नहीं चल रहे हैं, क्लासेस नहीं चल रही हैं, कभी कब तक नहीं चलेंगी, कोई नहीं जानता, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। तो ये भी एक चैलेंज है। तो चैलेंजेस इसके रास्ते में भी हैं, रिसोर्स डेवलपमेंट में भी चैलेंजेस हैं। हालांकि चैलेंजेस वो होते हैं, वो डिफिकल्टीज जिसको हम कोशिश करके ओवरकम कर सकते हैं, यानी इस पे जीत हासिल कर सकते हैं। वो मुश्किल जिसको हम दूर कर सकते हैं, आसान बना सकते हैं, उसे हम चैलेंज कहते हैं। तो रिसोर्स डेवलपमेंट के रास्ते में भी चैलेंजेस हैं। देखते हैं क्या क्या चैलेंजेस हैं। सेटिस्फाइंग ग्रीड ऑफ फ्यू इंडिविजुअल्स। सबसे पहली चीज तो ये है कि हम कई बार देखते हैं कि रिसोर्सेज पे कुछ इंडिविजुअल्स का ही कब्जा होके रह जाता है। इनका जो डिप्लेशन होता है रिसोर्सेज का, ये बेसिकली कुछ लोगों के लालच को सेटिस्फाई करने में रह जाता है। इसको सोशली हम देखें तो एग्जांपल के लिए, एक इंडस्ट्री जिसमें बहुत सारे वर्कर्स काम कर रहे हैं, एक फैक्ट्री, एक मिल जिसमें बहुत सारे वर्कर्स काम कर रहे हैं। अब एग्जांपल के लिए एक शुगर फैक्ट्री ले लीजिए, शुगर मिल ले लीजिए। उस शुगर मिल में बहुत सारे वर्कर्स काम कर रहे हैं, लेकिन जो उस शुगर मिल का ओनर है उसको ज्यादा फायदा मिल रहा है, बाकी को बहुत कम वेजेस दे करके वो अपना काम करा ले रहा है। तो फिर ये जो शुगर केन है, जो रिसोर्सेज हैं, ये किसको सर्टिफाई कर रही हैं? ये केवल उस शुगर मिल के ओनर के ग्रीड को, उसके लालच को सेटिस्फाई कर रही हैं, क्योंकि वो सारा का सारा प्रॉफिट, सारा का सारा फायदा खुद रखना चाहता है, उसमें काम करने वालों को वो नहीं देना चाहता। नेक्स्ट है डिवाइडिंग द सोसाइटी इनटू रिच एंड पुअर। और यही वजह है कि हमारी सोसाइटी अमीर और गरीब में बंट जा रही है। अब आप देखिए, मिल का ओनर है वो दिन पर दिन और गरीब और अमीर होता जाएगा, गरीबों को वेजेस कम देगा, और जो वर्कर्स हैं वो दिन पर दिन गरीब ही रह जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप सोचो कि एक वर्कर है, उसको 3000 रुपीज का सैलरी मिलता है मंथ में, 3000 रुपये उसको वेजेस मिलते हैं एक महीने के। अब वो 3000 में उसका घर नहीं चलता, उसके बच्चों की पढ़ाई नहीं होती, तो क्या होता है, वो दूसरे से
लोन लेता है, वो किसी से उसको 2,000 कम पड़ रहे हैं, 5,000 का खर्च है घर में, तो उसने 2,000 रुपये लोन ले लिया। अब अगले मंथ में जब सैलरी उसकी आएगी 3,000, तो फिर वो 2,000 पहले अपना लोन चुकाएगा, फिर घर में कम पड़ेंगे, फिर लोन लेगा। यानी कि डे बाय डे वो लोन लेता जाता है, और उसका जो फ्यूचर है वो भी पूरा गरीबी में ही बीत जाता है। तो ये बहुत बड़ा इशू है कि रिसोर्सेज का डेवलपमेंट इस तरीके से हो रहा है कि सोसाइटी हमारी रिच और पुअर दो इन हिस्सों में, इन दो सेगमेंट्स में बढ़ती जा रही है। ठीक है, थर्ड हमारा जो है वो है ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज द डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज हैज लेड टू ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस such as global warming, ozone layer depletion, environmental pollution and land degradation। हम देख रहे हैं कि अभी ग्लोबल वार्मिंग का इशू, क्लाइमेट चेंज का इशू है ना, इसके अलावा से ओजोन लेयर का जो प्रॉब्लम है वो भी है, फिर इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, ये सारी जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, जो हमारी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं, ग्लोबल प्रॉब्लम्स बन गई हैं, और इस पर बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। इसका बेसिक कारण क्या है कि रिसोर्सेज का हम डेवलपमेंट करने के चक्कर में उनका ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल कर ले रहे हैं, इतना ज़्यादा इस्तेमाल कर ले रहे हैं कि ये रिसोर्सेज हमें सेटिस्फाई करने के साथ साथ ये रिसोर्सेज इन्वायरमेंट को एक नेगेटिव रास्ते पर ले जा रही हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे की चीज़ें लेके आएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पढ़ते रहिए, देखते रहिए, शेयर करते रहिए, और अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिए। ठीक है, और दूसरों से भी कहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। सो थैंक्स फॉर टुडे, थैंक यू।